नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे मेवाड़ के एक शासक के बारे में जो भारत का सबसे शक्तिशाली हिंदू शासक माना गया है। शासक का नाम है राणा सांगा। पहली बात तो ये दोस्तों कि राणा सांगा जो है ये मेवाड़ के शासक बने थे 1509 में और 1528 में इनकी हुई थी मृत्यु। अच्छा, राणा सांगा का जीवन परिचय मैं पहले आपको बता दूं तो राणा सांगा जो है इनका जन्म तो हुआ था 1482 में। इनके जो पिता थे उनका नाम था रायमल। इनकी माता जो थी वो रतन कौरी थी। अच्छा, ये कहते हैं कि रायमल जो थे इनके कुल 13 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। 13 पुत्रों में से नंबर 3 पे स्थान था राणा सांगा का। राणा सांगा से बड़े 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था आपका पृथ्वीराज सिसोदिया, जबकि दूसरे नंबर पे जो पुत्र था उसका नाम था रायमल। उसके बाद में देखो दोस्तों, राणा सांगा की उपाधियां, तो राणा सांगा की 2 उपाधियां हैं। एक तो राणा सांगा को कहते हैं हिंदूपथ और एक इसे कहते हैं सैनिक भग्नावशेष। राणा सांगा की ये 2 उपाधियां क्यों पड़ी है उनके अपन चर्चा करें। पहली उपाधि है इनकी हिंदूपथ। देखो, राणा सांगा को हिंदूपथ के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि राणा सांगा अपने राजपुताने का वह आखिरी शासक था जिसके नेतृत्व में राजपुताने के सभी शासकों ने मुगलों को भारत से बाहर निकालने का प्रयत्न किया था। सभी शासकों का नेतृत्व किया था सांगा ने, या ये कहें कि सभी शासकों को रास्ता दिखाने का काम किया था सांगा ने। इसलिए सांगा को क्या कहते हैं, हिंदूपथ के नाम से जानते हैं। जबकि दूसरी उपाधि है सैनिक भग्नावेश। राणा सांगा के बारे में कहते हैं कि ये ऐसा शासक था जिसमें एक सैनिक का अंश था। इसका क्या तात्पर्य देखो, राणा सांगा जो है वो ऐसे शासकों में शामिल था जो युद्ध के समय स्वयं युद्ध में शामिल होता था, या ये कह सकते हैं अपन कि राणा सांगा जो है वो अपनी सेना का नेतृत्व अग्रभाग से करता था, खुद युद्ध में शामिल होता था। इसीलिए दोस्तों ये कहते हैं कि जब राणा सांगा की मृत्यु हुई थी उस समय उनके पार्थिव शरीर की स्थिति ये थी कि सांगा की एक आंख फूटी हुई थी, एक हाथ कटा हुआ था, एक पैर कटा हुआ था और सांगा के शरीर पे 80 घाव थे। ऐसी स्थिति थी जब सांगा की मृत्यु हुई थी। इसलिए इनके बारे में कहते हैं कि इसमें एक सैनिक अंश था। इनको सैनिक भग्नावेश के नाम से जाना जाता है। आगे अपन चर्चा करें कि राणा सांगा जो है मेवाड़ का शासक किस प्रकार से बनते हैं। तो पहली बात तो ये कि राणा सांगा जब शासक बने, शासक बनने से पहले सांगा और उसके भाइयों के बीच और उसका एक चाचा था, इनके बीच में एक उत्तराधिकार विवाद हुआ था। उत्तराधिकार विवाद किन किन के बीच हुआ था मैं आपको बता दूं। तो राणा सांगा का बड़ा भाई था पृथ्वीराज सिसोदिया। अच्छा, पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में अपन कुछ चर्चा करते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया की एक उपाधि है, इनको कहते हैं उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार के नाम से ये जाने जाते हैं। इनके बारे में ये भी कहते हैं कि पृथ्वीराज सिसोदिया या उड़ना राजकुमार मेवाड़ के शासक रायमल के सबसे योग्य उत्तराधिकारी भी थे। अच्छा, इनकी जो पत्नी थी वो भी बड़ी फेमस है। इनकी पत्नी का नाम था तारा। ये तारा अजमेर के अजय मेरू किले में रहती थी और तारा अजय मेरू किले में रहती थी, इसीलिए अजय मेरू किले का नाम पड़ा था तारागढ़। अच्छा, इनके बारे में कहते हैं कि इनके एक बहनोई थे जो सिरोही के शासक थे, उनका नाम था जगमाल। जगमाल के द्वारा जहर देने के कारण पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु हो गई थी और इनकी जो छतरी है वो बनी हुई है आपके कुंभलगढ़ के किले में। अच्छा, इनकी 12 खंभों की छतरी है। दूसरे जो पुत्र थे वो रायमल हैं। अच्छा, रायमल के बारे में कहते हैं कि नंबर 2 स्थान इन्हीं का था, शासक बनने की प्रायिकता इन्हीं की थी, लेकिन ये कहते हैं कि भाई ये सोलंकियों के खिलाफ युद्ध में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। तीसरा नंबर आता था सांगा, जबकि चौथे नंबर पे स्थान था शासक बनने के लिए रायमल का एक छोटा भाई था शारंगदेव, क्योंकि वो भी अपने आप को उत्तराधिकारी मानता था। अब इनके बीच में विवाद क्या था दोस्तों, रायमल जो था ये ऐसा शासक था जो अपने जीते जी ये तय नहीं कर पाया कि भाई मैं किस पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाऊं या किसे मेरे बाद में मैं शासक घोषित करूं, क्योंकि ये सबके सब योग्य थे। अब होता क्या है, सबके सब योग्य थे, रायमल ने किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया नहीं था, तो इन चारों में ये महत्वाकांक्षा थी कि हो सकता है कि अगला नंबर अपना आ सकता है। चारों महत्वाकांक्षी थे, चारों में ये सोच थी कि आगे अपन शासक बन सकते हैं। अब एक बार क्या हुआ कि ये तीनों भाई मेवाड़ में एक पुजारी था, उस पुजारी के पास में अपना भविष्य जानने के लिए जाते हैं। उस पुजारी ने यह भविष्यवाणी की
कि भाई आप तीनों में से जो राणा सांगा है, उस सांगा का राजयोग जो है वो ज्यादा प्रबल है और ये शासक बनेगा। जब तीनों ने ये बात सुनी तो दोनों भाई जो है वो सोचते हैं कि भी सांगा शासक बनेगा, इसकी अपन हत्या कर देते हैं, देखिए कैसे बने शासक। तो तीनों भाइयों के बीच यहीं पर युद्ध शुरू हो गया। उस युद्ध में पृथ्वीराज सिसोदिया की तलवार की हुल लगने से सांगा की एक आंख फूट गई। इतने में युद्ध चल रहा था, इतने में जो इनका चाचा था सारंगदेव वो यहां पर आ गया और उन्होंने इन तीनों को समझाया कि भाई युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है, एक काम करते हैं, पड़ोस का एक गांव है भीमल और उस गांव में एक चारण जाति की पुजारन है, अगर उससे जाकर अपन कंफर्म करते हैं तो कुछ बात हो, क्योंकि पुजारी की बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता। हाँ, उस पुजारन जो है चारण जाति की, उसकी बड़ी मान्यता है, वो जो कहती है वो सच होता है। ये चारों के चारों उस पुजारन के पास गए और उस पुजारन ने भी पुजारी की बात को दोहराया कि भाई उसने जो कहा वो बिल्कुल सही है, सांगा ही शासक बनेगा। अब इन चारों के बीच युद्ध शुरू हो गया। सांगा यहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग गया और मेवाड़ छोड़ के ही चला गया, क्योंकि इसे अपनी जान प्यारी थी। याद रहे दोस्तों, सांगा मेवाड़ छोड़कर अजमेर चला गया और अजमेर में एक डाकू था जिसका नाम था करमचंद पंवार, उसके पास ये भेष बदल के, नाम बदल के रहने लग गया। अब पीछे से क्या हुआ, मैंने आपको बताया, पृथ्वीराज सिसोदिया अपने बहनोई द्वारा जहर देने से इसकी मृत्यु हो गई। ड्राइमल जो था वो सोलंकियों के खिलाफ युद्ध में मारा गया। तो अंततः जब आगे कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं बचा तो अंततः रायमल को वापस सांगा को मेवाड़ बुलाना पड़ा और अपने जीते जी ही इसे मेवाड़ का शासक घोषित करना पड़ता है। अब देखो, सांगा शासक बन गया। शासक बनने के बाद सांगा जो था, इसके जीवन का अधिकांश समय या शासन काल का अधिकांश समय युद्ध में ही व्यतीत होता है। सांगा द्वारा बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े गए थे। सांगा द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं तो अपन उनकी चर्चा करते हैं। पहला जो युद्ध है उसका नाम है खातोली का, दूसरा बाड़ी का युद्ध, तीसरा गागरोन का युद्ध और चौथा है बयाना का युद्ध। चारों युद्धों की अपन चर्चा करते हैं। एक युद्ध और बचा है जो अपन लास्ट में पढ़ेंगे। खातोली का युद्ध 1517-18 में लड़ा गया था। ये युद्ध लड़ा था सांगा ने इब्राहिम लोदी के साथ। किसके साथ लड़ा था? इब्राहिम लोदी। इसके साथ सांगा ने खातोली का युद्ध लड़ा था। खातोली का जो मैदान है, ये मैदान वर्तमान में पड़ता है आपका बूंदी जिले में। अच्छा, खातोली का युद्ध 1517-18 में लड़ा गया था, इब्राहिम लोदी से लड़ा था। इब्राहिम लोदी कौन था? तो इब्राहिम लोदी जो है ये दिल्ली का सुल्तान था दोस्तों, दिल्ली का सुल्तान, यानी कि ये कह सकते हैं कि जिसने दिल्ली पे शासन किया है, अंशतः उसने लगभग भारत पे शासन किया है। तो भारत का ये शासक था इब्राहिम लोदी, दिल्ली का सुल्तान था। इनके बीच युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। आगे इसने फिर एक युद्ध और लड़ा, बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का जो मैदान है ये पड़ता है आपका धौलपुर में और ये युद्ध भी सांगा ने इब्राहिम लोदी से ही लड़ा था। और इस युद्ध में भी सांगा ने दूसरी बार इब्राहिम लोदी को हरा दिया। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, भारत के सबसे शक्तिशाली शासक इब्राहिम लोदी को हरा दिया सांगा ने। और इन दोनों हार से ये तय हो गया था कि आगे उत्तर भारत की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो शक्ति आपकी राणा सांगा है। इसके बाद में सांगा ने एक युद्ध लड़ा आपका गागरोन का युद्ध, और गागरोन के युद्ध में सांगा ने हराया था मालवा के एक सुल्तान को जिसका नाम था महमूद खिलजी द्वितीय। याद रहे, सांगा का एक सरदार था जिसका नाम था मेदनी राय, इंपोर्टेंट है, मेदनी राय, उसकी सहायता हेतु युद्ध लड़ा था और महमूद खिलजी को हराया था। याद रहे, ये वही मेदनी राय है जिसने 1528 में एक युद्ध लड़ा था बाबर के साथ और उस युद्ध का नाम था चंदेरी का युद्ध। अब आगे दोस्तों, सांगा बाबर के साथ दो युद्ध लड़ता है। एक युद्ध लड़ा था उसने बयाना का युद्ध और दूसरा लड़ा था उसने खानवा का युद्ध। इन युद्धों की अपन चर्चा करते हैं। तो पहले अपन बात करें बाबर के बारे में। सांगा वर्सेज बाबर। देखो, सांगा शासक था मेवाड़ का। बाबर की अपन बात करें, बाबर जो है इसका जन्म हुआ था मध्य एशिया फरगना में। 11 साल की अवस्था में ये शासक बन गया। बाद में कहते हैं कि इसने काबुल को जीत लिया और ये अफगानिस्तान का शासक बन गया। आगे ये पानीपत की लड़ाई को जीतता है। किस लड़ाई को जीतता है?
पानीपत की लड़ाई जो 1526 में लड़ी गई थी, इस लड़ाई को जीतता है। इस लड़ाई में इसने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी और ये दिल्ली और आगरा का शासक बन गया। बाबर और सांगा दोनों ही महत्वाकांक्षी शासक थे, दोनों ही अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे और दोनों के राज्य की सीमाएं जो है वो स्पर्श होने लग गई थी, तो दोनों के बीच टकराव जो है वो निश्चित था। अब यहां पर देखो, बाबर और सांगा के बीच में दो प्रमुख युद्ध लड़े गए। दोनों में से जो पहला युद्ध लड़ा गया उस युद्ध का नाम था बयाना का युद्ध। बयाना जो स्थान है ये आपका पड़ता है भरतपुर में। अच्छा, बयाना का युद्ध जो है ये लड़ा गया था 16 फरवरी 1527 को। होता क्या है देखो, दोनों के बीच युद्ध की शुरुआत बाबर ने की। कैसे? बाबर इस समय अपनी सेना सहित आगरा में रुका हुआ था और आगरा के पास में पड़ता है भरतपुर। भरतपुर में बयाना का किला था, ये किला सांगा के नियंत्रण में था। बाबर क्या करता है, अपनी कुछ सेना भेजता है और इसके सैनिकों ने बयाना के किले पर कर लिया अधिकार। जब सांगा को इस बात का पता चला तो सांगा ने अपनी एक सेना भेज दी बयाना के लिए और बाबर और सांगा की सेनाओं के बीच युद्ध लड़ा गया था। ये इंपोर्टेंट बात है, बाबर और सांगा की सेनाओं के बीच युद्ध लड़ा गया था, बयाना का युद्ध। अच्छा, युद्ध में होता क्या है कि सांगा के जो सैनिक थे वो बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते हैं और उन्होंने मुगल सैनिकों को बहुत बुरी तरह से हराया। यहां पर जीत बयाना का युद्ध था, यहां पर जीत सांगा की हुई थी और ये जीत सांगा की अंतिम सैनिक जीत थी। इसके आगे युद्ध लड़ा गया था, उसमें सांगा जो है वो हार गया था। अच्छा, बयाना के युद्ध में सांगा की जीत हुई, सांगा के सैनिकों ने बुरी तरह से बाबर के सैनिकों को हराया। यहां से जो बचे हुए सैनिक थे बाबर के, वो सैनिक जब वापस आगरा पहुंचे तो वहां जाने के बाद इन सैनिकों ने बाबर की सेना में एक भय का माहौल व्याप्त कर दिया कि भाई राजपूत जो है वो तो बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध लड़ते हैं और बुरी तरह से मारते हैं, उनके तो मारने का तरीका ही बहुत गंदा है। ये बात सुनकर बाबर की सेना में एक भय का माहौल बन गया कि यार आगे टक्कर होगी सांगा से, उसके समर्थन में कई सारे शासक हैं और निश्चित रूप से अपन यहां पर मारे जाएंगे। उसी समय ये कहते हैं कि एक फारसी ज्योतिष था, उस ज्योतिष ने भी ये भविष्यवाणी कर दी कि बाबर जो अगला युद्ध लड़ेगा उस युद्ध में बाबर की हार होगी। तो सैनिक और ज्यादा डर गए कि भाई अपन अफगानिस्तान से आए हुए हैं, अगर यहां पर मर गए तो अपना तो कोई क्रियाक्रम करने वाला भी नहीं है। तो इसलिए बाबर के जो सैनिक थे उन सैनिकों ने युद्ध करने से आगे मना कर दिया कि भाई बाबर यहां तक तो अपना साथ था वो सही था, लेकिन आगे जो युद्ध होगा उस युद्ध में हम तो तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे। अच्छा, आगे युद्ध होने वाला जो था उस युद्ध का नाम है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, ये युद्ध लड़ा गया था आपका 17 मार्च 1527 को। युद्ध का नाम है खानवा का युद्ध। खानवा का जो मैदान है ये भी आपका पड़ता है भरतपुर में। अब इस युद्ध की घटना देखो। पहली बात तो ये कि बाबर के जो सैनिक थे उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। अब बाबर क्या करता है, अपने सैनिकों को मनाने का प्रयत्न करता है। उसने अपने सैनिकों को कुछ लालच दिया कि सैनिकों, मुझे पता है कि आप युद्ध क्यों नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि आप लोग मेरे शराब पीने की आदत से परेशान हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप इस युद्ध में मेरा साथ दो, मैं आज से ही, अभी से ही शराब पीना बंद कर दूंगा। उसने अपने सैनिकों के सामने अपने सोने चांदी की जो बर्तन थे शराब पीने के, वो तुड़वाकर गरीबों को दान में दे दी। लेकिन सैनिक यहां पर नहीं माने। सैनिकों ने बाबर से साफ कह दिया कि बाबर तू शराब पी चाहे न पी, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस युद्ध में तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। बाबर ने दूसरा रास्ता अपनाया। उसने अपने सैनिकों को फिर कहा कि भाई चलो आप इस युद्ध में मेरा साथ दो और बदले में मैं अपने जो मुस्लिम व्यापारी हैं उन व्यापारियों पे जो तमगा कर लगता है उस कर को मैं हटा दूंगा। तो सैनिक कहते हैं कि भाई बाबर तू तमगा हटा चाहे लगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और हम तो इस युद्ध में तेरा साथ नहीं देंगे। जब सैनिक नहीं माने तो बाबर खुद टेंशन में आ गया। अंततः बाबर ने अपने सैनिकों को एक भाषण दिया जिहाद के ऊपर, बड़ा जोशीला भाषण। उसने इस युद्ध को धर्म युद्ध बना दिया। बाबर अपने सैनिकों से कहता है, इमोशनली कहता है कि भाई भले ही इस युद्ध में आप मेरा साथ न दो, लेकिन फिर भी ये युद्ध मैं लड़ूंगा, चाहे ये युद्ध मुझे अकेले ही लड़ना पड़े। और क्यों लड़ूंगा? क्योंकि ये युद्ध मैं अपने धर्म के लिए, इस्लाम के लिए लड़ूंगा। ये युद्ध मैं अपने धर्म के लिए, इस्लाम के लिए लड़ूंगा और ये युद्ध मैं जरूर लड़ूंगा।
सॉरी दोस्तों, ये युद्ध मैं अपने धर्म के लिए लड़ूंगा, इस्लाम के लिए लड़ूंगा, भले ही ये युद्ध मुझे अकेले ही लड़ना पड़े। अच्छा, बाबर अपने सैन्य से क्या कहता है कि ये युद्ध भले ही मुझे अकेले लड़ना पड़े, मैं अपने धर्म के लिए लड़ूंगा। आगे वो कहता है कि भाई सैनिकों, एक सैनिक के जीवन में जीवन मरण की घटनाएं तो साधारण सी घटनाएं, और आप ये युद्ध इसलिए नहीं लड़ना चाहते क्योंकि आपको मरने का डर है। लेकिन जीवन मरण की घटना साधारण सी घटना है, जिसने जन्म लिया है वो एक दिन जरूर मरेगा। क्यों न अगर अपन मरे तो अपने धर्म के लिए कुछ करके मरे, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी अपने को याद रखे। जब बाबर ने जिहाद पे ये ओजस्वी भाषण दिया, तब जाकर उसकी सेना जो है वो युद्ध के लिए तैयार होती है। अब देखो दोस्तों, इस युद्ध की कुछ घटनाएं देखें। पहली बात, ये कहते हैं कि इस युद्ध में राणा सांगा और बाबर के बीच जो युद्ध लड़ा गया था, इस युद्ध में सांगा के पास बाबर से दुगनी सेना थी। अच्छा, ये कहते हैं कि सांगा 80,000 की